नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इनोवेटिव कोच सेंटर में। आज हम एशिया के दो महाशक्ति के रूप में यानी चीन और भारत के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। सवाल यह है कि भारत और चाइना के बीच में हाल ही में बढ़ती हुई नज़दीकियाँ क्या ये एक नई आर्थिक दिशा दिखा रही है या फिर चाइना भारत के अंतर्गत भी अपने एक अवसर को तलाश रहा है। जहाँ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इम्पोज किया तो वहीं भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी अच्छे होने लगे। तो आज हम इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे कि शुरुआती दौर से लेकर कितनी बार भारत और चाइना के संबंध उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं। हालांकि जब बात करें जब भारत की आज़ादी हुई और जब चाइना के अंतर्गत माओ की क्रांति हुई तब दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन आने वाले वर्षों में संबंधों में थोड़ी खटास पैदा हुई और खटास के साथ फिर दोबारा एक नई दिशा आई और फिर इन दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। तो ऐसे कुछ परिघटना के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। भारत और चीन के ऐतिहासिक रिश्तों की बात की जाए तो इनके रिश्ते काफ़ी रोमांचक भी रहे। अगर हम बात करें कि 1949 में चाइना में एक माओ की क्रांति हुई। माओ क्रांति के बाद चाइना ने अपने आप को सामाजिक दर्जे पर ढाल लिया। हालांकि इसके पीछे रीजन ये भी था कि सोवियत संघ इसके पीछे खड़ा था। अगर हम बात करें, सोवियत संघ ने चाइना को आर्थिक एवं राजनीतिक सपोर्ट भी दिया था, समर्थन भी किया था। और उस समय जब चाइना की अपनी एक पार्टी यानी कि राजनीतिक पार्टी की ध्रुवीय की पार्टी की बात करें तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का आगमन हुआ। चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देने पर जोर लगाया। तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया और दुनिया से भी आग्रह किया कि आप भी इस कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दें। और जैसे ही भारत ने कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी, चाइना और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे होने लगे। लेकिन वहीं भारत के अंतर कुछ नेताओं का ये मानना था कि अगर चाइना की तरफ हमारे रिश्ते बनाए जा रहे हैं तो चाइना कभी भी परिस्थितियां देखकर पलट सकता है और वो हमें कभी भी आंख दिखा सकता है। परंतु उस समय इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन आने वाले वर्षों में 29 अप्रैल 1954 में भारत और चाइना के बीच में संबंध को अच्छे करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई, जिसे पंचशील ट्रीटी के नाम से जाना गया, पंचशील समझौता कहा गया। इसके तहत कुछ 5 सिद्धांत रखे गए थे, जिसमें कुछ सिद्धांत ये माना गया कि भारत और चाइना एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सीमा शांति बनाए रखेंगे और आर्थिक व्यवस्था के विकास पर तेजी लाएंगे। कुछ ऐसे मैटर यहाँ पर शामिल किए गए ताकि दोनों के बीच में विश्वास को बरकरार रखा जा सके। परंतु क्या ये विश्वास आने वाले समय में लंबे समय तक टिक पाता? सवाल ये भी था, क्योंकि चाइना हर हमेशा से अपने आर्थिक रुचि को देखता है और देखता आया है। यही वो पाकिस्तान में भी कर रहा है। तो शुरुआत यही थी कि 1954 में जब समझौता कर दिया गया तो ये अटकलें साफ कर दी गई थी कि दोनों के बीच में समझौता हो चुका है और एक दूसरे के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या इतना काफ़ी था? कहानी ये हुई कि चाइना में एक नई गड़बड़ी उत्पन्न होने लगी। चाइना का एक क्षेत्र जिसे तिब्बत कहा गया, तिब्बत के एक धार्मिक नेता जिनका नाम था दलाई लामा। चाइना जबरदस्ती तिब्बत को अपना अंग मानता था, परंतु तिब्बत वासियों और दलाई लामा का मानना था कि तिब्बत अपना एक अलग देश है, ना वो चीन का पार्ट रहा है और ना कभी रहने की चेष्टा रखता है। जैसे कि कुछ यही ताइवान का हल भी है, क्योंकि चाइना जबरदस्ती ताइवान को ऑक्यूपाइड करने में लगा पड़ा है। तो तिब्बत के साथ भी यही कुछ खेल खेला गया था। लेकिन दलाई लामा ने चीन की इस गतिविधि का पूरी सिरे से खारिज किया और उसका विरोध किया और सच सच कहा कि वो चीन का पार्ट नहीं बनना चाहते। हालांकि जब जोर जबरदस्तियाँ की गई, जब तिब्बत पे दबाव बनाया गया तो ये बातें कह दी गई कि ठीक है, इस बात का फैसला यानी कि तिब्बत चाइना का पार्ट है या नहीं, इस बात का फैसला जन समर्थन से लिया जाएगा। यानी इसके लिए एक सेंसस कराने की मांग की गई थी या एक जनगणना कराने की मांग की गई थी और लोगों की राय मांगने की बात की गई थी। जनमत कराया जाएगा और जो निर्णय होगा चीन उसको मानेगा। लेकिन कहानी ये थी कि चीन ने बस इज्जत ठान रखी थी कि तिब्बत को किसी भी हकीकत या किसी भी कारण से भारत के अंतर्गत चाइना के अंतर्गत शामिल करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को तिब्बत पे बसाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने यहाँ पर भी एक राजनीति खेल दी। दलाई लामा इस पूरे खेल को समझ चुके थे। इस पूरे खेल को समझते हुए उनको ये बात पता थी कि अगर तिब्बत गलती से भी चाइना के अंडर में आ गया तो दलाई लामा का चाइना के अंतर्गत हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने 1959 में भारत से शरण मांगी और भारत ने 1959 में शरण दे भी दी। बस यही एक कारण था कि 1959 से लेकर क्या हुआ, संबंध खराब हो गए। 1959 में जब जैसे दलाई लामा को शरण दी गई तो वहीं पर ये संबंध क्या हुए, खराब होने लगे। और वहीं चाइना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भारत ने पंचशील ट्रीटी का उल्लंघन किया है, इसीलिए हम भी पंचशील ट्रीटी को डिक्लाइन करते हैं, यानी हम भी मानने से इनकार करते हैं। पर सवाल ये था कि क्या ये किसी बड़े युद्ध को संकेत कर रहा था? तो कहानी कुछ ऐसी ही बनी। यानी इन दोनों के बीच में संबंध खराब होने लगे और अंतर्राष्ट्रीय नाले में मुद्दा उठाया गया कि भारत ने पंचशील ट्रीटी का उल्लंघन किया है। हालांकि जब इस पक्ष की बात रखी गई तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर ये बात कही कि हमने तो केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के दायरों में काम किया है, क्योंकि जब कोई पड़ोसी देश अपने नागरिकों का आक्रमण कर रहा हो या उन पर उनका नरसंहार कर रहा हो या उन पर प्रताड़ना कर रहा हो तो पड़ोसी देशों का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी सहायता करे। दलाई लामा को शरण देने के बाद इतना ही नहीं, 1962 में भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध भी हो गया और युद्ध के बाद देखा जाए दोनों के रिश्ते खराब हो गए
और इसके पीछे एक कारण ये भी था कि जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, पहले उसे एक नीफा कहा गया था, नॉर्थन ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो इसके तहत ये बोला गया था कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने मैप में दिखाता है और चाइना ने हमेशा दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। इस बात को लेकर भी भारत और चाइना के बीच में भी संबंध खराब रहे थे। इसके कारण आप देखोगे 1962 से लेकर संबंध खराब रहे और फिर इनके बीच में सभी तरह के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों पर रोक लगा दी गई। और फिर 1976 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक विदेश मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहली बार यानी युद्ध के बाद चीन का दौरा किया और चीन का दौरा करने के बाद भारत और चीन के संबंधों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने भी 98 में वहाँ पर दौरा किया ताकि संबंध अच्छे हो सके। और फिर इस बीच में भारत और चाइना के संबंध फिर दोबारा अच्छे हुए, यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तार चढ़ाव आया। फिर आने वाले समय में गलवान घाटी का संघर्ष देखने को मिला था, डोकलाम का संघर्ष देखने को मिला। इस बात को लेकर संबंध खराब हो गए, यानी 2017 में 2020 में कुछ संघर्ष ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। अभी आपने गलवान का संघर्ष भी देखा होगा, जहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत चाइना ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी, क्योंकि उनका ये मानना था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। इस बात को लेकर भी भारत और चाइना के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो गए। हालांकि इसमें किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक ट्रीटी हो रखी है, इसमें स्थिति कैसी बन जाए, परंतु वो हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आई। पर जैसे ही अमेरिका ने आज टैरिफ लगाया, आज भारत और चाइना के संबंध एक नई दिशा देने के मोड़ पर आ गए हैं। क्या पता कि चाइना इसमें भी अपना एक हित देखता हो, क्योंकि उसको पता है क्योंकि एशिया की दो ही एक महाशक्ति हैं जो अमेरिका को चैलेंज दे सकती हैं, जैसे भारत और चीन। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मार्केट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रशिया भी साथ में खड़ा है, तो अमेरिका को सीधे चैलेंज मिल सकती है। पर इसके बीच में चाइना का अचानक से रुख बदल देना और चाइना के विदेश मंत्री का भारत आना कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि पाकिस्तान की तरह ही भारत में भी चाइना अपने अवसर खोज रहा है। हालांकि ये तो देखना बाकी है कि स्थितियां क्या मोड़ लेती हैं, परंतु वर्तमान में अमेरिका को चैलेंज देने का समय आ गया है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि अमेरिका को चैलेंज देने के लिए भारत, चाइना, रशिया और बाकी अन्य देश भी एक साथ आ चुके हैं, जहां पर अमेरिका को भी बात समझ में आ गई है कि उन्होंने भी टैरिफ लगाकर गलत किया है। और औखलाए बौखलाए में डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइना को ये धमकी दे डाली कि वो चाइना पर 200% टैरिफ लगा देंगे। हालांकि ये परिघटना क्या समझ में आती है, और कल ही एक न्यूज़ में आई, उसमें बात कही गई थी कि ब्रिक्स के देशों ने G7 को भी पीछे छोड़ दिया है। एक अर्थशास्त्री ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया है कि अगर व्यवस्था ऐसी रही तो आने वाले समय में अमेरिका को बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। परंतु अभी देखते हैं इन दोनों के बीच में संबंध क्या मोड़ नहीं लाती है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने बात की कि भारत और चाइना के बीच में संबंध कैसे थे। आने वाली वीडियो में इस तरीके से हम बात करेंगे कि विश्व ब्रिक्स किस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगातार टैरिफ गेम खेल रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका अपना नुकसान कर रहा है। हालांकि अभी तो परिस्थितियां क्या मोड़ लेती हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री चाइना गए हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है, और मीटिंग्स में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो देखना अभी बाकी है। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।